हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशन ऑफ शिक्षा। तो आज से हम जो हमारा न्यू सीरीज स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स का होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट हो जाएगा क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, तब उसके बाद हम या तो जियोग्राफी स्टार्ट करेंगे या इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो हम जियोग्राफी इसके बाद स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन अब हम पहले क्या करेंगे, क्लास 9 से लेकर के क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स बुक है उसको अब कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो पॉलिटिकल साइंस है वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है और वो सारी वीडियो अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो। आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर की गांव की कहानी, यहीं से हमारे इकोनॉमिक्स स्टार्ट होता है। मतलब जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ऐड हो जाता है वो आपका क्लास 9 से स्टार्ट ऐड हो जाता है। क्लास 6 से लेकर के अगर आप 8 तक की बात करो तो इसमें मात्र आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। हिस्ट्री, फिर आपको देखने को मिलेगा जियोग्राफी, और फिर आपको देखने को मिलेगा सिविक्स, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। लेकिन जैसे ही आप 9th में आओगे तो एक और सब्जेक्ट ऐड हो जाता है, वो होता है आपका इकोनॉमिक्स। तो आज हम मेनली इकोनॉमिक्स, अब जो सीरीज होगा इसके पैरेलल में 2 बुक चलेगी हमारी। एक होगा एम लक्ष्मीकांत जो कि पॉलिटिकल साइंस की है, और दूसरा होगा हमारा इसी के पैरेलल में चलेगा अब इकोनॉमिक्स, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। अब देखिए, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो इसकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक्स की, जो आपकी इकोनॉमिक्स की रिगार्डिंग में बेस तैयार करेगा, तो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की जाती है क्लास 9 से। तो ये जो हमारी स्टोरी है द स्टोरी ऑफ पालमपुर, तो इसमें मेनली हम ये समझेंगे कि रूरल एरिया में जो इकोनॉमिक्स के लिए एक्टिविटीज़ की जाती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हो गया, या डेयरी फार्मिंग्स हो गया, तो इन सब के रिगार्डिंग में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट क्या करता है हमारी कंट्री में। तो यहाँ से हम बेसिक वे में एक स्टोरी के फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्शंस के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में, क्या लाइफ स्टाइल होता है एक विलेज लेवल पे, एक स्टैंडर्ड विलेज कैसा देखने को मिलता है, डिफरेंट सारी चीज़ें हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग में। देखिए, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है, यदि आपसे कोई इकोनॉमिक्स की डिफिनेशंस पूछता है तो इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरीके से स्टडी ऑफ मनी है, स्टडी ऑफ मनी। या तो आप ये कह सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो कि हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उस लिमिटेड रिसोर्सेस का किस तरीके से ज़्यादा यूज़ किया जा सके उस, क्योंकि देखिए हमारी रिसोर्सेस लिमिटेड है बट हमारी जो इच्छाएं हैं विशेष है वो अनलिमिटेड है। तो लिमिटेड रिसोर्सेस में हम अपनी जो हमारी जो विशेष है, हमारी जो इच्छाएं हैं वो किस तरीके से पूरी की जाए, इसकी जो एक चैलेंजेस हमें देखने को मिलता है, वही उसी की स्टडी कहलाती है हमारी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जैसे कि मॉडर्न टाइम पे फादर एडम स्मिथ को कहा जाता है। एशियन टाइम की बात करो तो भारत अर्थशास्त्र के जो रचयिता है वो चाणक्य को माना जाता है। तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। तो इकोनॉमिक्स मेनली क्या है, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक डिफरेंस समझना। इकोनॉमिक्स हम प्रैक्टिकली नहीं, थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, और इकोनॉमी हमारा प्रैक्टिकली होता है। तो क्लास जब आप 11th और 12th की जब हम बुक डिस्कस करेंगे तो दो बुक्स हैं क्लास 11th और 12th में, दोनों आराम से डिस्कस करेंगे पहले 9th और 10th कंप्लीट करने के बाद। तो जिससे आपकी धीरे धीरे क्या होगी, एक बेसिक स्टैंडर्ड जो स्टैंडिंग है डेवलपमेंट को लेकर के वो डेवलप होती चली जाएगी। तो देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हमें इकोनॉमिक्स की डिफिनेशंस बताइए, तो आप इकोनॉमिक्स की डिफिनेशंस में कह सकते हो द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द वे मनी बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज आर ऑर्गेनाइज्ड। ये सारी चीजें हमारी किस में आती है, इकोनॉमिक्स के अंदर आती है। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ यानी कि security and its implementations for the uses of resources, productions of goods and services, growth of productions and welfare over time, and a great variety of other complex issue of vital
कॉन्करेंट टू सोसाइटी। ये सारी क्या चीज़ है, मैंने आपको एक डिफिनेशंस बताई इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स हम 2 स्टैंडर्ड पे पढ़ते हैं। जब आप हाई लेवल पे इकोनॉमिक्स पढ़ने चाहोगे तो इकोनॉमिक्स आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलेगा। एक होगा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा होगा माइक्रो, यानी कि एक माइक्रो MACRO माइक्रो, और दूसरा देखने को मिलेगा माइक्रो। तो इन दोनों इकोनॉमिक्स में बात करें तो दोनों को अलग अलग स्टैंडर्ड लेवल पे स्टडी किया जाता है। अगर हम माइक्रो की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है निकल करके स्मॉल निकल करके आता है, और माइक्रो का मतलब होता है लार्ज। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम पार्टिकुलर एक इंडस्ट्रीज, एक फार्म के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन माइक्रो के बारे में बात करते हैं तो ऑल ओवर वर्ल्ड या हम ऑल ओवर कंट्री के बारे में, हम जितने भी जो फार्म्स है, इंडस्ट्रीज है, प्रोडक्शन सेक्टर, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो चलिए देखिए, ये मेनली था इकोनॉमिक्स की ओवरव्यू, यानी कि अब बात करते हैं। मैंने ये भी बता दिया था कि इकोनॉमिक्स के फादर कौन है, तो एडम स्मिथ है। तो एडम स्मिथ को क्यों कहा जाता है इकोनॉमिक्स के फादर को, तो देखिए इकोनॉमिक्स बिकॉज ऑफ हिज थ्योरीज ऑन कैपिटलिज्म, फ्री मार्केट एंड सप्लाई एंड डिमांड। ये जो थ्योरी थी ये किसके द्वारा दिया गया था, तो एडम स्मिथ के द्वारा ही दिया गया था। तो इसीलिए मॉडर्न टाइम पे इकोनॉमिक्स के फादर माने जाते हैं किसको, एडम स्मिथ को। एडम, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गया, एडम स्मिथ को माना जाता है मॉडर्न, मतलब मॉडर्न फादर। तो देखिए अगर हम बात करते हैं कि इंडिया के इकोनॉमिक फादर किसे माना जाता है, तो सर मोक्साउंगदम विश्वेश्वरैया राया को क्या माना जाता है, इंडियन के इकोनॉमिक फादर माना जाता है। देखिए जो हमारा पहला प्लानिंग कमीशन था वो इन्हीं के द्वारा प्लान और प्रेजेंटेटेड किया गया था पार्लियामेंट के अंदर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दिसंबर 1951 में। और इस प्लान की बात करते तो प्रमोटेड की विचार रखी गई थी, आइडिया रखा गया था। द आइडिया ऑफ दिस प्लान प्रमोटेड द आइडिया ऑफ सेल्फ रिलायंट क्लोज इकोनॉमिक्स एंड वाज डेवलप्ड बाय प्रूफ PC महालोबीस। तो इसलिए इन्हें अगर हमारी कंट्री में कहा जाए कि किसे कहा जाता है इंडियन इकोनॉमिक के फादर, तो मोसा ग्यूंडम विसरा राया को कहा जाता है। चलिए देखिए ये तो था आपका एक ओवर सब्जेक्ट के बारे में। अगर हम बात करें कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, 9th क्लास के इकोनॉमिक्स में, तो देखिए हमारा तो पहला ही चैप्टर होगा था स्टोरी ऑफ पालमपुर। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे पीपल एज अ रिसोर्सेज के फॉर्म में। तीसरा जो चैप्टर होगा हमारा वो प्रॉपर्टी एज अ चैलेंज, और जो 4th चैप्टर होगा हमारा फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। ये 4 टॉपिक हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स में डिस्कस करेंगे। तो आज हम पहला ही चैप्टर डिस्कस करते हैं जो कि हमारा द स्टोरी ऑफ पालमपुर, यानी कि पालमपुर गाँव की कहानी। देखिए पालमपुर गाँव की कहानी की बात करते हैं तो पालमपुर क्या है, तो इसमें पहले आप इंट्रोडक्शन समझ लीजिए, एक ओवरव्यू हम इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो प्रोडक्शंस के रिगार्डिंग में जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जो हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड, जिसे एक पालमपुर नाम से जाना जाता है, एक इमेजिनरी गांव है, तो वहाँ पे जो मेनली एक्टिविटी है वो कौन सा है, फार्मिंग है। तो आप किसी भी रूरल एरिया में अगर आप जाकर के बात करो तो वहाँ पे ज्यादातर जो लोग हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हुए नजर आपको आएंगे। एग्रीकल्चर यानी कि जिसे आप डायरेक्ट फार्मिंग से कनेक्ट करके रख सकते हो। आप देखो जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर की बात करें तो ये हमारा किस में आता है, प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर में जिसमें हम क्या करते हैं, जो रॉ मटेरियल है वो क्या होता है, ग्रो किया जाता है। रॉ मटेरियल क्या है, ग्रो किया जाता है। तो जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, जैसे कि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में 3 सेक्टर डिवाइडेड है। एक हमारा प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है हमारा टेरिटरी सेक्टर, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी बात करते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में हम मैन्युफैक्चर की बात करते हैं, और वहीं पे अगर हम टेरिटरी सेक्टर की बात करें या जो सर्विस सेक्टर होता है उसमें हम सर्विस की बात करते हैं, जैसे एज अ टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, जो अपने पुलिसमैन, ये सारे जो अपने सर्विसेज देते हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। जो एक गांव है पालमपुर के बेस पे, कि वहाँ की जो लोगों की जो मेन एक्टिविटी थी वो किस पे होती है, फार्मिंग पे होती है। वहाँ के लोगों के द्वारा कुछ अदर भी एक्टिविटीज किए जाते हैं, जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, या हम बात करते हैं डेयरी यानी कि दूध फार्म या ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा।
जो कि एक लिमिटेड स्केल पे देखने को मिलता है। आप इसको अगर आप रियलिटी लाइफ से रिलेट करना चाहोगे तो आप इजीली देखो, जब आप रूरल एरिया में जाओगे तो रूरल एरिया में ज़्यादातर लोग फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं। कुछ लोगों के पास डेयरी होता है, यानी कि बहुत से जो मिल्क गिविंग एनिमल्स होते हैं उसको डोमेस्टिक करके रखते हैं, पाल के रखते हैं, कि जिससे वो मिल्क निकाल करके अलग अलग घरों में जाकर के क्या कर सके, सेल कर सके। फिर आपको ट्रांसपोर्टेशन भी एक लिमिटेड मात्रा में देखने को मिलेगा। आपको गांव लेवल पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलेगा वो एक स्मॉल स्केल के बेस पे देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे दो जो लीडर्स हैं उनकी आप एक आइडियोलॉजी याद रख सकते हो अगर आपसे पूछता है तो। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी ने गांव को लेकर के क्या कहा था? महात्मा गांधी का कहना यह था कि यदि आप देश का विकास करना चाहते हो, यदि आप कंट्री का डेवलप करना चाहते हो, तो कंट्री के जितने भी जो विलेज हैं आप उनको डेवलप कर दो, आपका देश खुद ही विकास हो जाएगा, यानी कि कंट्री खुद ही विकास हो जाएगा। ये बात कही थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगर हम पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो उनके द्वारा कहा गया था कि अगर आप, तो हमारा देश इस मतलब जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने कहा था हमारा देश गरीब है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का गांव गरीब है। तो जब आप पॉलिटी में डीपीएसपी की बात करोगे ना तो वहां पे भी जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि हम कॉटेज इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो डीपीएसपी के अंदर बाकायदा गांधीयन आइडियोलॉजी में आप पढ़ोगे कि महात्मा गांधी के द्वारा बात कही गई थी कि गांव के अंदर जो भी कॉटेज इंडस्ट्रीज है या हम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो उनके प्रमोशंस की बात, प्रमोट की बात उनके द्वारा कही गई थी। क्यों? क्योंकि यदि गांव के लोग अगर डेवलप करेंगे तो कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं, अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन से, तो ओवरव्यू था, अब इंट्रोडक्शन समझते हैं। देखिए, पालमपुर क्या है? एक वेल डेवलप्ड सिस्टम वाला गांव है जहां पे वेल्ड सिस्टम रोड कनेक्टेड देखने को मिलेगा, ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई करना, स्कूल और हेल्थ सेक्टर देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगर द स्टोरी ऑफ पालमपुर की बात करें तो इसमें जो आपको डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्शंस के एक्टिविटीज देखने को मिलेगा, जैसे कि जो भी इंडिया के अंदर जो मेन प्रोडक्शंस एक्टिविटीज होते हैं वही सेम एक्टिविटीज आपको पालमपुर गांव के अंदर देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो हम पालमपुर गांव की बात करते हैं ये एक इमेजिनरी गांव है, ये कोई रियल गांव नहीं है, मतलब काल्पनिक गांव है, जिसके मदद से जो राइटर है आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके की जो प्रोडक्शंस एक्टिविटी है रूरल लेवल पे यानी कि ग्रामीण क्षेत्र पे आपको देखने को मिलता है। फिर देखिए, अगर बात करते हैं सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ प्रोडक्शंस, जिसे हम उत्पादन की संगठन भी कहते हैं। तो देखिए, जो प्रोडक्शन है उसका जो मेन मकसद माना जाता है कि किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना और सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या है, और गुड्स और सर्विस की जो प्रोडक्शन है उसको 4 इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। यानी कि उत्पादन का जो मुख्य उद्देश्य है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना, जिसके लिए क्या है 4 आवश्यक कंपोनेंट्स की आवश्यकता होती है। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट को या हम बात करते हैं सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए वो 4 इंस्टेंशियल कंपोनेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है। पहला है उसमें से हमारा लैंड एंड अदर मिनरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। दूसरा है लेबर और तीसरा है फिजिकल कैपिटल सच एज लाइक टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल एंड मनी। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इसके बारे में, अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले किसकी रिक्वायरमेंट होती है? रॉ मटेरियल की। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, अगर हमें क्लॉथ बनाना है, तो क्लॉथ के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? रॉ मटेरियल चाहिए होगा। रॉ मटेरियल में क्या आएगा? आपका कॉटन आएगा। तो कॉटन आपका कहाँ से निकल करके आ रहा है? वो आपका आगे निकल करके आ रहा है एग्रीकल्चर से। तो यहाँ तो एग्रीकल्चर हमारा क्या हो गया? एक प्राइमरी सेक्टर हो गया। अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अब एग्रीकल्चर करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी? सबसे पहले पड़ेगी लैंड की, यानी कि जमीन की। फिर जो भी अदर रिसोर्सेज है, अब जैसे कि देखिए जो कॉटन है वो ब्लैक सॉइल पे ज्यादा अच्छे से ग्रो होता है। तो एक नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे पास क्या आ गया? ब्लैक सॉइल प्लस वाटर
और फिर बात करते हैं जो भी मिनरल्स चाहिए उसको ग्रो करने के लिए, जो भी फर्टिलाइजर सब चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। फिर बात होती है इन सब के बाद एक लेबर की, जो कि क्या करेगा, वहां पे अपना वर्क करेगा, अपना काम करेगा। फिजिकल कैपिटल में जैसे हम मनी की बात करते हैं या जो मशीन हम यूज करते हैं, तो ये 3 कंपोनेंट माने जाते हैं किसके लिए, प्रोडक्शंस के लिए। तो यही बात यहाँ पे भी क्या कहा जा रहा है कि किसी भी प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो उसका प्रोसेस होता है वो सीधा स्टार्ट कहाँ से होता है, रॉ मटेरियल से होता है। फिर जैसे देखिए उसमें यार्न यूज किए जाते हैं, क्ले यूज किए जाते हैं, यूज फॉर द वाटर। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि जैसे कि एक मटका बनाने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है, क्ले यानी कि मिट्टी की जरूरत होती है, गीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी की। फिर बात करते हैं कि उसमें फिर वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि लेबर के फॉर्म में। फिर बात करते हैं जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है उसमें, उसको हम बात करते हैं जो एक यानी कि नॉलेज है या इंटरप्राइजेस टू अवेलेबल टू गैदर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट। तो ये सारे हमारे क्या हैं, तो अगर बात करते हैं तो ये हमारे क्या देखने को मिलेगा आपको, फोर्थ जो 4 रिक्वायरमेंट है वो चारों रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शंस के बारे में, तो जैसे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और एंड ह्यूमन कैपिटल भी आपको देखने को मिलेगा। ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन आप यानी कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन आप क्लास 12th में पढ़ोगे कि किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर बात करते हैं फार्मिंग इन पालमपुर। अब देखिए यहाँ पे तो हमने जो टॉपिक डिस्कस किया कि प्रोडक्शंस के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट है या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है, या हम बात करते हैं जो किसी भी प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास कहाँ से आता है। एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप थोड़े से पास्ट में जाकर देखोगे तो जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था वो कहाँ से निकल करके आता है, यूरोप के देश से आता है। ये चीज़ आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था तो जितने भी जो यूरोप के कंट्री थे वो अलग अलग रीजन में जाकर के जो लोग अलग अलग कंट्री को कॉलोनियल बनाया गया था। मेन रीजन उनका क्या था, रॉ मटेरियल। जैसे कि हमारी कंट्री में रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट के लिए जैसे इंडिगो की खेती करवाई जाती थी, तो इस तरीके से क्या है, तो रॉ मटेरियल किसी भी प्रोडक्शंस की पहली रिक्वायरमेंट मानी जाती है। सबसे पहले समझते हैं जो टॉपिक है हमारा फार्मिंग इन पालमपुर। जो पालमपुर गांव है उसमें खेती की बात करते हैं तो उसमें लैंड क्या था, एक फिक्स था, यानी कि जमीन क्या है, तय हो गई थी। तो फॉर पालमपुर विलेज फार्मिंग इज देयर मेन प्रोडक्शंस एंड well-being of the people is related to productions or the farms। मतलब क्या है इसका कि जो पालमपुर गांव है वहां के जो जितने भी जो विलेज के जो लोग थे इनका मेन काम किस में था, फार्मिंग में था, जिसमें कि वो क्या करते थे, प्रोडक्शंस करते थे और इन लोगों की भलाई के लिए खेतों पर उत्पादन से संबंधित थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो वहां की जो बेसिक कंसिस्ट्रेट थी वो राइजिंग था फार्म प्रोडक्शन। मतलब क्या था कि लेकिन जो फार्मिंग उत्पादन है या बात करते हो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या है, जो बुनियादी क्या था वो आधा था। खेत के यानी कि बात कीजिए खेती के तहत भूमि क्षेत्र या बात करते हैं यानी कि जो अंडर एरिया यानी कि लैंड एरिया जो अंडर कल्टीवेशन था वो क्या था, पार्टिकुलरली फिक्स था। क्या देखने को मिलेगा आपको, फिक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी में भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं अगला, देखिए दूसरा जो पॉइंट आपका निकल करके आता है, क्या इन रास्तों से जो एक ही भूमि से अधिक विकसित हो सकता है, यानी कि इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम वन सेम लैंड, मतलब सेम लैंड। देखिए अगर बात करते हैं रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, तो जो खरीफ फार्मर्स होते हैं, आप यहाँ पे एक चीज और समझिए कि हमने सीजन के बेस पे क्या कर रखा है, क्रॉप्स को डिवाइडेड कर रखा है 2 पार्ट्स में। एक है हमारा खरीफ क्रॉप्स और दूसरा आपको देखने को मिलेगा रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स में जैसे आपका राइस आ गया और रबी क्रॉप्स में जैसे आपका वीट आ गया। तो देखिए जो खरीफ क्रॉप्स के जो फार्मर्स होते थे वो ग्रो करते थे रेनी सीजन में, मानसून सीजन में क्या, तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ये सारी चीजें जैसे पटेटो हो गया, बिटवीन अक्टूबर से दिसंबर के बीच में।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खरीफ की बात करें तो खरीफ में क्या क्या ग्रो, बाजरा ग्रो किया करते थे, कल्टीवेटेड किया करते थे, और अक्टूबर से नवंबर के बीच में क्या तो आलू जैसे जो क्रॉप कल्टीवेशन थे वो ग्रो किया करते थे विंटर में। फिर फार्मर ग्रो करते थे विंटर में, आपको क्या देखने को मिलेगा, वीट देखने को मिलेगा, और अ पार्ट ऑफ द लैंड टू डेवोटेड ऑफ शुगर कैन हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, यानी कि फिर हर साल वहां पे क्या है, शुगर कैन काटने के बाद, यानी कि जब गन्ना की कटाई हो जाती थी तो वहां पे वीट ग्रो किए जाते थे। फिर अगर बात करते हैं वेल डेवलप इरिगेशन फार्मिंग कैन ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप, मतलब क्या है इसका कि अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए अच्छी तरीके से विकसित सिंचाई के कारण क्या किसान 3 अलग अलग फसलें वहां पे उगाते थे। जैसे फिर बात करते हैं कि बिजली की सिंचाई की जो व्यवस्था थी वो भी क्या है बदल गई थी, या हम ये कह सकते हो आगे आगे की बात करें तो जो मल्टीपल क्रॉपिंग है, मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है कि जब एक ही लैंड पे एक से ज्यादा कल्टीवेट किया जाता है तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टीपल क्रॉपिंग देखने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफॉर्मर होने की वजह से वहां पे इरिगेशन में आपको मल्टीपल क्रॉपिंग देखने को मिलेगा, जिसका मतलब होता है ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड, यानी कि एक ही लैंड पे क्या है एक से ज्यादा क्रॉप्स को क्या करना, ग्रो करना। फिर बात करते हैं अनदर वे और हायर यील्ड इन मॉडर्न फार्मिंग। अब देखिए इसके बाद अगर हम इसका मतलब बात करें तो अधिक पैदावार का क्या है, ये एक दूसरा तरीका होता है जिसमें हम बात करते हैं मल्टी क्रॉपिंग की। लेटर 1960 जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया था तो इंडियन फार्मर जो थे कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वैरायटीज ऑफ सीड, यानी कि जब हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था MS स्वामीनाथन के द्वारा, तो इसमें क्या है जो व्हीट है और जो चावल की जो प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम क्या करते थे, व्हीट क्या करते थे USA से हम इंपोर्ट किया करते थे। तो जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस के रिगार्डिंग में भी आपसे क्या यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फिर देखिए तीसरी पॉइंट की बात करते हैं तो विल द लैंड सस्टेन। देखिए अगर हम बात करते हैं वहां की जो जमीन कायम रहेगी, इसका मतलब समझिए कि मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड है जिसमें हम बात करते हैं ओवर यूज्ड द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, यानी कि जितने भी जो आपको मॉडर्न फार्मिंग मेथड देखने को मिलेगा उसमें जितने भी जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका यूज आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर ड्यू टू इंक्रीज यूज द केमिकल फर्टिलाइजर, जिसमें काफी ज्यादा क्या है जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो यूज किए जाते हैं। मॉडर्न फार्मिंग की बात कर रहे हैं, इसमें फिर क्या होती है जो सॉइल की जो फर्टिलाइजर होती है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, लॉस्ट होने लगती है। फिर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जैसे सॉइल फर्टिलिटी या हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है और वेरी डिफिकल्ट हो जाता है उसको रिस्टोर करने के लिए। देखिए अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो आपको देखने को मिलेगा, जो 4th पॉइंट है, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। इस टॉपिक के बेसिस पे आपको क्या बता समझाने की कोशिश की जा रही है कि जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि जो जमीन का जो वितरण डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है बांटा हुआ होना, डिवाइडेड टाइप में होना। तो किसान के जो बीच में जो जमीन है वो किस तरीके से डिवाइडेड थे, डिस्ट्रीब्यूटेड थे, जो बांटा गया था पालमपुर गाँव के अंदर में। तो देखिए इसमें अगर हम बात करते हैं तो लैंड इज एक क्या है इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फार्मिंग माना जाता है, यानी कि लैंड भी आपका क्या आता है एक रिसोर्सेज में आता है, ये याद रखना, किसमें आता है, रिसोर्सेज में आता है, जिसमें हम बात करते हैं एनी काइंड्स ऑफ फार्मिंग किए जाते थे। अगर हम पालमपुर के बारे में बात करते हैं तो 1/3 यानी कि किसका 450 फैमिली का 1/3 जो आदमी थे, लोग थे, पीपल्स थे, वो लैंडलेस थे, यानी कि उनके पास जमीन नहीं थी। फिर बात करते हैं जो जितने भी जो दलित से नो लैंड कल्टीवेशन, उनके पास सिंचाई के लिए कोई भी जमीन नहीं था। फिर 240 लोगों के पास अगर बात करें तो उनके पास फैमिलीज के पास क्या मात्र कल्टीवेटेड के लिए स्मॉल प्लॉट्स थे और 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीनें नहीं थी, यानी कि 2 हेक्टेयर से कम थे। फिर बात करते उसमें 60 परिवार ऐसे थे जो कि मीडियम फार्मर से बिलोंग करते थे कल्टीवेटेड के लिए, जिनके पास 2 हेक्टेयर लैंड थे। तो इस तरीके से क्या आपको हर एक रूरल एरिया में इसी बेसिस पे क्या है लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है आपको देखने को मिलेगा।
बस फैमिली की संख्या ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पे पालमपुर के बेस पे आपको एक समझाने की कोशिश की जा रही है कि लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा देखने को मिलता है रूरल एरिया में। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि 400 फैमिली क्या थे, जिसमें से जो वन थर्ड लैंडलेस लेबर थे। दलित के पास दो यानी कि लैंड नहीं था। 60 लोग फैमिली मीडियम फार्मर्स में आते थे जिनके पास 2 हेक्टेयर की जमीन थी। फिर बात करते हैं जो स्मॉल कल्टीवेटर्स थे, उनके पास मात्र 2 हेक्टेयर की ही जमीन थी। फिर बात करते हैं जो इसका 5th पॉइंट है कि हाउ विल प्रोड्यूस द लेबर, यानी कि लेबर कैसे प्रोड्यूस किए जाते थे। फ्रेंड्स ये वाला जो टॉपिक है हम कल से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आज हम इतना ही रखते ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। शॉर्ट में डिस्कस करेंगे बट ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि अगर आप स्कूल में भी हो तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया वो आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम इसका पॉइंट 5 से डिस्कस करेंगे कंटिन्यू, इससे पहले कोशिश किया जाएगा कि आपके जो भी डाउट्स है उसको क्लियर किया जाए, तब जाकर के हम अपने आगे के डाउट को क्लियर मतलब आगे के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के रिगार्डिंग मैं आपको कोई भी सजेशंस दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। और सुबह 6 बजे, यदि सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो नहीं मिलती है तो शाम 5 बजे आपको मिल जाएगी। यदि शाम 5 बजे भी नहीं मिलती है तो शाम 8:30 बजे मिल जाएगी। और शाम 8:30 बजे भी यदि किसी रीज़न से अपलोड नहीं हो पाती है तो टेंशन मत लेना, उस दिन की जो करंट अफेयर है वो आपको संडे को मिल जाया करेगी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।